स्वागत है एक बार फिर से आपका एजुकेशनल ग्रुप खान एजुकेशन हब पर। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार ने नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया है। ये विज्ञापन 13,184 पदों के लिए जारी किया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 13,184 पद हैं उन पर आवेदन करने के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता के पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, इसकी प्रोसेस कैसे रहेगी, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी और जो आवेदन फ़ीस है वो कितनी रहेगी, इन सभी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो में शुरू से आखिर तक ज़रूर बने रहे और ऐसे ही और वीडियो हासिल करने के लिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इसकी आवेदन प्रक्रिया है वो कब से कब तक चलेगी। आवेदन प्रक्रिया 20 जून 2023 से 19 जुलाई 2000 तक चलेगी। 20 जून और 19 जुलाई के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आवेदन प्रक्रिया किस तरह से होगी। आवेदन प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने होंगे, यानी आवेदन है वो ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन आवेदन नहीं होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास SSO ID होनी चाहिए और SSO ID वन टाइम रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। आपके पास SSO ID होगी तभी आप आवेदन कर सकोगे और SSO ID में भी तब जब आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो उसके बाद ही आप आवेदन कर सकते हो। आवेदक जिस श्रेणी के तहत आता है उसी में उसे आवेदन करना होगा, अन्यथा उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। अगर आप किसी श्रेणी से हैं तो आवेदन आपको उसी श्रेणी के तहत करना होगा। अगर आपने कोई सूचना या तथ्य छुपाने की कोशिश की या गलत सूचना देने की कोशिश की तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए आप वही सूचना दें जो वैध है, जो सही है। गलत सूचना से अपना फॉर्म न भरें वरना आप पर कार्रवाई हो सकती है। इस भर्ती से संबंधित जितनी भी खबर है, जितने भी समाचार हैं या न्यूज़ है वो आपको जो विभाग है उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध होती रहेगी। आप उसका समय समय पर निरीक्षण करते रहे। अभ्यर्थी राज्य की 176 नगरीय निकायों में विज्ञापित पदों के अनुसार केवल एक ही नगरीय निकाय से आवेदन कर सकेंगे। जो 176 नगरीय निकाय हैं तो आप एक ही नगरीय निकाय से आवेदन कर सकोगे। अगर आपने एक से ज़्यादा या फिर दो जगह से आवेदन किया है तो आपके आवेदन निरस्त हो जाएंगे। तो आपको एक ही जगह से आवेदन करना होगा, एक से अधिक जगह पर आवेदन न करें। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसको चेक कर ले और चेक करने के बाद ही उसे सबमिट करे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरांत भरे आवेदन पत्र का प्रिंट आउट है वो अपने पास ज़रूर रख ले, क्योंकि नियुक्ति के समय ये प्रिंट आउट आपसे मांगा जाएगा, तो आप प्रिंट आउट ज़रूर अपने पास। अब हम बात करेंगे आवेदन शुल्क के बारे में कि आवेदन शुल्क कितना लगेगा। थोड़े दिन पहले राजस्थान सरकार ने ये घोषणा की थी कि अब कोई भी भर्ती है उसके लिए आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी इसका आवेदन शुल्क 0 रुपये होगा। लेकिन इसके लिए हमें SSO ID चाहिए और SSO ID में वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो अगर आप एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उसके बाद में आप जब भी आप आवेदन करोगे तो आपको आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। लेकिन वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए एक बार आपको भुगतान करना होगा और भुगतान है, अगर आप सामान्य वर्ग से हैं, अनारक्षित वर्ग से हैं तो आपको 600 रुपये का भुगतान करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 600 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं अगर आप अनारक्षित वर्ग से हैं तो आपको 400 रुपये का भुगतान करना होगा और आप अगर दिव्यांगजन हैं फिर भी आपको 400 रुपये का भुगतान करना होगा। यानी सामान्य के लिए 600 रुपये हैं और बाकी जितनी भी कैटेगरी हैं सबको 400 रुपये का भुगतान वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए करना होगा। ये पदों का विवरण है, ये 176 नगरीय निकाय हैं उनके पदों का विवरण है। इसे आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन करके ये PDF हासिल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि 176 नगरीय निकाय कौन कौन से हैं। लंबवत रूप से आरक्षित पदों में अक्षैतिज रूप से आरक्षित पद शामिल हैं। ये बात आपको यहाँ पर देखनी जरूरी है। अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन करेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अगर आप अनुसूचित क्षेत्र से हैं तो आपको अनुसूचित क्षेत्र के जो कॉलम हैं उस पर क्लिक करना होगा। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अंकन नहीं करने की स्थिति में उसके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपने अनुसूचित क्षेत्र से जो कॉलम आता है उस पर ओके नहीं किया या
क्लिक नहीं किया है तो आपको उस जगह का फ़ायदा नहीं मिलेगा। महिला भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं विशेष योग्यजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण अक्षतिज आधार पर होगा, ठीक है। अर्थात जिस वर्ग का अभ्यर्थी होगा उसी वर्ग में समायोजित किया जाएगा। अगर आप महिला वर्ग से हैं तो महिला में, अगर आप सैनिक वर्ग से हैं तो उसमें, उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग से हैं तो उसमें आपको शामिल किया जाएगा। अभी जो एक नया नियम बना है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या नियम बना है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों की पश्चातावर्ती 3 वर्षों के लिए अग्रणित किया जाएगा। यानी 3 वर्षों तक के लिए उनको बैकलॉग दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो उनकी जो सीट है, उनके जो पद हैं वो उनको अगले 3 साल तक मिलते रहेंगे। यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो उस वर्ष को नहीं गिना जाएगा। 3 वर्षों के लिए उनको जो पद हैं वो मिलते रहेंगे। राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अनारक्षित पदों हेतु पात्र व उपयुक्त आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भर दिया जाएगा। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से हैं और आपके पद हैं उनकी संख्या में अभ्यर्थी नहीं मिले तो आपको अगले 3 साल तक और मौका दिया जाएगा। लेकिन अनारक्षित वर्ग है जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, ईडब्ल्यूएस है, और या फिर और भी कोई अनारक्षित वर्ग है, अगर उनके पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो उनको सामान्य प्रक्रिया के द्वारा इन पदों को भर दिया जाएगा। महिलाओं हेतु इसमें 30% का आरक्षण रखा गया है। महिलाओं को भी 30% आरक्षण इसमें दिया गया है। अगर किसी अनारक्षित वर्ग से महिला अभ्यर्थी नहीं मिली है तो उन पदों को उन्हीं वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भर दिया जाएगा। यानी कोई ओबीसी की, मान लो महिलाओं की 30 सीट है और उसमें महिला सिर्फ 25 पहुंची तो इन 5 बाकी सीटों पर ओबीसी के पुरुषों को शामिल ही किया जाएगा, अन्य वर्ग के पुरुषों को शामिल नहीं किया जाएगा। अगर महिला की 100 सीट सामान्य वर्ग से है और 50 सीट पर महिला ही पहुंची है तो 50 सीट है वो सामान्य वर्ग के पुरुषों के द्वारा भरे जाएंगे। इसके साथ साथ महिलाओं हेतु तो आरक्षण जो पद है उनमें 8% है वो विधवा के लिए होंगे, 2% है वो तलाकशुदा या परित्यक्ता के लिए रिजर्व रखे गए हैं। अगर आपने विधवा कोटे से आवेदन किया है तो विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। अगर आपने तलाकशुदा का भरा या परित्यक्ता का भरा है तो विवाह विच्छेद का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना जरूरी है। परित्यक्ता महिला को विवाह विच्छेद का प्रमाण न्यायालय आदेश इस भर्ती के आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। और ये जो विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र है ये आवेदन करने की अंतिम तिथि यानी 19 जुलाई से पहले का आपके पास होना चाहिए। अति पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य सरकार के अनुसार जो अति पिछड़ा वर्ग है उनको 5% आरक्षण दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनको 10% आरक्षण दिया गया है। ईडब्ल्यूएस है उसे 10% आरक्षण और अति पिछड़ा वर्ग है उसे 5% आरक्षण दिए। अगर कोई स्टूडेंट राजस्थान के बाहर का है और वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग है या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनको सामान्य वर्ग का माना जाएगा। यानी राजस्थान के बाहर का कोई स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करता है तो उसे सामान्य वर्ग का माना जाएगा। फिर चाहे वह अनुसूचित जाति से मुतल्लिक हो या अनुसूचित जनजाति से हो, जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, सामान्य रूप से कमजोर वर्ग है, किसी भी वर्ग का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान के बाहर से आप हैं तो आपको सामान्य वर्ग के अंतर्गत गिना जाएगा। 12 जिले की शहरिया आदिम जाति के आवेदक जब आवेदन करे तो वह स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख करे तभी उसको इसका लाभ दिया जाएगा। जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उसको भर्ती प्रक्रिया में 2% का आरक्षण दिया जाएगा। खिलाड़ियों को 2% का आरक्षण का लाभ मिलेगा। खिलाड़ी हैं उनको 2% का आरक्षण मिलेगा। विशेष योग्य जन का जो कोटा है, जो आरक्षण है, उसका लाभ लेने के लिए 4 कैटेगरियाँ रखी गई है। पहली है दृष्टि बाधित या अल्प दृष्टि, दूसरी है श्रवण बाधित, तीसरी है सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग है, बोनापन है, एसिड पीड़ित है, मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी है, तो ये विशेष योग्यजन के अंतर्गत है। उसके साथ साथ ऑटिज्म है, बौद्धिक निःशक्तता है, लर्निंग निःशक्तता है, मानसिक रुग्णता है, बहुविकलांगता, ये सभी है, ये विशेष योग्यजन के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं के अंतर्गत इनको लाभ दिया जाएगा।
अब हम बात करेंगे अहर्ता के बारे में कि क्या अहर्ताएँ होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि वो राजस्थान का मूल निवासी हो। अगर आरक्षण का लाभ लेना है तो अब राजस्थान के मूल निवासी होने ज़रूरी हैं। सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती हेतु पद योग्यता है। अभ्यर्थियों को राज्य की किसी भी नगरीय निकाय, केंद्र एवं राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र एवं राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्तशासी संस्था, अर्ध सरकारी संस्थान में संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से सफाई कार्य करने की सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र उसके पास होना जरूरी है। जो आवेदन करे उसके पास 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर आपने गलत जानकारी दी या गलत या फर्जी प्रमाण पत्र लगाया तो आपकी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है और इसके साथ साथ आप पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। तो आप जो प्रमाण पत्र लगाए वो एकदम सही होना चाहिए, इसमें किसी तरह की कोई गलती या फर्जी डॉक्यूमेंट वो आप अपलोड न करें। चरित्र प्रमाण पत्र, अब हमें एक चरित्र प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी। अभ्यर्थियों को राजपत्रित अधिकारी या नगरपालिका के अध्यक्ष, विधानसभा परिषद के सदस्य या संसद सदस्य जो उसका संबंधी नहीं होना चाहिए 2 चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे जो पिछले 6 माह में जारी किए जाने जरूरी हैं। संबंधित अधिकारी है जो राजपत्रित अधिकारी है उनके द्वारा अटेस्टेड 2 चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए होंगे और ये चरित्र प्रमाण पत्र पिछले 6 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। 2 चरित्र प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी। वेतनमान है, अब हम वेतनमान की बात करते हैं। राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतनमान यानी 7वें पे कमीशन के अनुसार सफाई कर्मचारी का वेतनमान है वो पे मैट्रिक्स लेवल 1 के आधार पर निर्धारित किया जाएगा और परिवीक्षा काल है उसमें राज्य सरकार जो वेतनमान जारी करेगी या तय करेगी वो आपको दिया जाएगा और उसके बाद में जो 7वें वेतनमान के अनुसार है आपको पे मैट्रिक्स लेवल 1 के आधार पर वेतन दिया जाएगा। अब बात करें हम राष्ट्रीयता की। राष्ट्रीयता में वह भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजाजन हो, भूटान का प्रजाजन हो, ऐसे तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में आकर बसने का विचार लेकर भारत में आकर बस गए थे। भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगांडा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य से और इसके साथ साथ जाम्बिया, मालवी, जेर और इथोपिया से आकर भारत में स्थानांतरण कर लिया हो या आकर बस गया हो, परंतु इसके साथ एक शर्त भी है क, ख, ग, अड़ से संबंधित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह व न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता के वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अगर आप इन भर्तियों में लाभ लेना चाहते हैं तो आपको गृह विभाग या न्याय विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन करने के लिए आयु सीमा है वो 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष और 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी आपकी उम्र है वो 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों को छूट भी दी गई है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है। इन अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी आप 45 साल तक के हो तो भी आवेदन कर सकते हो। सामान्य वर्ग की महिला है जो राजस्थान की मूल निवासी है उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो सदस्य हैं उनको 10 साल की छूट दी गई है। तो ये छूट है। अब हम बात करेंगे सबसे अहम चीज़ पर कि चयन प्रक्रिया का आधार क्या होगा, अभ्यर्थियों का चयन किस प्रकार से होगा। नगरीय निकायवार विज्ञापित पदों हेतु प्राप्त आवेदन में से पात्र अभ्यर्थियों का चयन निकाय पर गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार एवं प्रायोगिक समीक्षा जो परीक्षा आयोजित कर योग्यता अनुभव परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। अगर आप आवेदन करते हो तो जिस नगरीय निकाय से आप आवेदन करते हो वहाँ एक चयन समिति का गठन किया जाएगा। चयन समिति पहले आपका साक्षात्कार लेगी, साक्षात्कार में पास होने के बाद में आपको प्रायोगिक परीक्षा देनी होगी, यानी काम करके दिखाना होगा और उसके बाद में आपका चयन किया जाएगा, जिसमें चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों की योग्यता देखी जाएगी, अनुभव का परीक्षण भी किया जाएगा और प्रायोगिक परीक्षा के दौरान मौके पर सफाई भी करवाई जाएगी। और जो सफाई है उसमें रोड स्वीपिंग है, नालों की सफाई आदि का कार्य करवाया जाएगा। भर्ती में प्रक्रिया के चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा, जो चयन समिति होगी उसी का निर्णय अंतिम माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप आवेदन करते हो, आवेदन करने के बाद में जिस नगरीय निकाय से आप आवेदन करते हो वहाँ एक चयन समिति का गठन किया जाएगा। चयन समिति आपका साक्षात्कार लेगी, आपकी प्रायोगिक परीक्षा होगी। प्रायोगिक परीक्षा में क्या होगा, प्रायोगिक परीक्षा में आपको मौके पर सफाई करवाई जाएगी, जैसे रोड स्वीपिंग है, नालों की सफाई है, ये वह अपने सामने करवाएंगे और उस करवाने के बाद में आपका चयन
किया जाएगा और चयन समिति का जो निर्णय होगा वो अंतिम माना जाएगा। चयन के दौरान आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र रखने वाले परंपरागत सफाई कर्मचारी हैं जिनमें वाल्मीकि और हेला समाज है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। जो वाल्मीकि समाज है और जो हेला समाज है उनके अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। साक्षात्कार के लिए जब आपको बुलाएंगे तो आपके पास निम्न दस्तावेज होने जरूरी हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आयु संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे जन्म प्रमाण पत्र है जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, और 2 इसकी प्रतिलिपि होनी चाहिए जो आपके द्वारा अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी उस पर आपके साइन होने चाहिए। आवेदक के जन आधार कार्ड की 2 सत्यापित प्रतिलिपि, आपके पास जो जन आधार कार्ड है उस पर आप अपने साइन करके 2 जो फोटोकॉपी है वो आपके पास होनी चाहिए। आवेदक का अनुभव प्रमाण पत्र की मूल की 2 सत्यापित प्रतिलिपि, जो 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र है उसकी फ़ोटोकॉपी और उस पर आपके साइन होने ज़रूरी है। ये 3-4 चीज़ है जो आपको अपने पास रखनी है जब आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इनके साथ साथ आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र भी जो बोर्ड है, जो चयन समिति है उसके पास ले जाने होंगे, जो 6 माह की अवधि में जारी किए जाने चाहिए। 6 माह से ज़्यादा पुराने चरित्र प्रमाण पत्र नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको मूल निवास प्रमाण पत्र की भी 2 फोटोकॉपी चाहिए होगी। सक्षम अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति, अगर आप अनुसूचित जाति से हैं तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से है तो उसका आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, अगर आप किसी भी कैटेगरी से लाभ लेना चाहते हैं तो उसका प्रमाण पत्र 2 सत्यापित प्रतिलिपि आपको अपने पास रखनी होगी। विवाहित होने की दिशा में जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसकी 2 प्रतिलिपि भी आपको ज़रूर ले जानी है। विधवा होने की दिशा में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और उसकी फ़ोटोकॉपी और उस पर आपके साइन होने ज़रूरी हैं। अगर आप तलाकशुदा हैं या विवाह विच्छन हैं, परित्यक्ता हैं, तो विवाह विच्छन तलाक की डिक्री है वो प्रस्तुत करनी होगी और उसकी 2 प्रतिलिपि आपके पास होनी चाहिए और दोनों पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। यानी हमारे पास जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, चरित्र प्रमाण पत्र है और विवाहित होने की दिशा में विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र है, तलाकशुदा होने की स्थिति में उसका प्रमाण पत्र है, विधवा होने की स्थिति में उसका प्रमाण पत्र है, जन आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी है, अनुभव प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी है। ये सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए जब आप साक्षात्कार के लिए बुलाए जाए। अगर आपके पास ये दस्तावेज़ नहीं है तो आपको साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाएगा, यानी आपका साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा तथा साक्षात्कार का अन्य कोई मौका नहीं दिया जाएगा। आपको ये भी नहीं है कि आप कह दें कि मैं बाद में जमा करा दूंगा तो मेरा साक्षात्कार लिया जाए, लेकिन नहीं लिया जाएगा। साक्षात्कार तभी लिया जाएगा जब आपके पास ये जो ऊपर बताए गए दस्तावेज़ होंगे, वरना आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। अब बात करें हम पेंशन की, तो पेंशन है वो नवनियुक्त कर्मियों को राज्य सरकार के प्रभावी नियमों के अनुसार पेंशन भी दी जाएगी। विवाह पंजीयन शासन के परिपत्र क्रमांक के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। अब बात करें हम ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि ऑनलाइन अवधि है, जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि है वो 20 जून से शुरू होगी और 27 जुलाई तक जारी रहेगी। यानी 20 जून से 27 जुलाई के बीच में आप ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं, इसके बीच में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नियुक्ति के लिए अयोग्यताएं क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ होने पर आप इस भर्ती में भाग नहीं ले सकते। पहली है, आवेदक अपनी इच्छा अनुसार केवल एक ही नगरीय निकाय से आवेदन कर सकता है। अगर आप एक की जगह 2 जगह से आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आप एक ही जगह से एक ही नगरीय निकाय से आवेदन कर सकते हैं, फिर चाहे वह कोई भी नगरीय निकाय हो, लेकिन आप एक से अधिक नगरीय निकायों पर आवेदन नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। फिर है, कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसने एक से अधिक पत्नियां हैं या जिसने एक से अधिक शादी की है उसको इसके लिए पात्र नहीं माना जाएगा। तब तक नहीं माना जाएगा जब सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात ऐसा करने के लिए विशेष आधार है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा पत्नियां हैं या आपने एक से ज़्यादा शादियां की है तो आपको इस भर्ती पात्र के लिए जो भर्ती प्रक्रिया है उसके लिए पात्र नहीं माना जाएगा। हाँ, माना जाएगा, लेकिन तब जब सरकार इस बात के लिए राजी हो जाए या उसे इस बात के समाधान हो जाए कि
ये जो शादी है ये किसी गलत तरीके से नहीं की गई है। फिर एक और है, कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसने पहले से ही शादी कर रखी है या फिर उसके कोई पहले से ही पत्नी है, ऐसे महिला जिसने ऐसे व्यक्ति से शादी की जिसका पहले से ही विवाह हो चुका है तो वह भी अपात्र मानी जाएगी। किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अपात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया हो। तो किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया हो। अगर किसी अभ्यर्थी ने विवाह के समय दहेज लिया है तो उसको भी इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। आवेदन कैसे करें? आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उसी श्रेणी में हमें आवेदन करना है। अगर आप SC, ST, OBC, EWS, MBC किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो उसी कैटेगरी के अनुसार आप अपना आवेदन करें। अगर आपने दूसरी कैटेगरी से आवेदन कर दिया तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने के लिए आपके पास SSO ID होनी चाहिए और SSO ID होने के साथ साथ आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन भी होना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक जो नीचे दिया हुआ है उसे ज्वाइन कर ले। ये PDF आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। अब हम बात करेंगे दस्तावेज़ और प्रमाण पत्रों के लिए दिशा निर्देश। कौन कौन से निर्देश हैं, कौन कौन सी बातें जो हमें ध्यान में रखनी है जब हम कोई प्रमाण पत्र या दस्तावेज बनाएं। तो जाति प्रमाण पत्र है वो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही होना चाहिए, यानी जो जाति प्रमाण पत्र है वो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ ही होना चाहिए। अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर की प्रविष्टियाँ सही व पूर्ण भरी गई है, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किए हुए अपलोड करें। जो नए जाति प्रमाण पत्र है वही अपलोड करें। ऐसे नहीं कि आप 5 साल पहले बने हुए जाति प्रमाण पत्र अपलोड करते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्ति के अंतिम दिनांक से पूर्व के जारी किए जाने चाहिए। मान लो आपके पास प्रमाण पत्र है और वो प्रमाण पत्र है वो आपके पास 19 जुलाई से पहले के होने चाहिए। 19 जुलाई के बाद का प्रमाण पत्र है वो नहीं माना जाएगा और आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप 19 जुलाई से पहले अपना जाति प्रमाण पत्र है वो बना के अपने पास रखें। अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो नियमानुसार माता पिता की आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र जारी किया हुआ होना चाहिए। जो महिलाएं हैं उनको प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम पर जारी किया हुआ होना चाहिए, न कि पति के नाम पर। अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप बार बार जो विभाग की ऑफिशियल ऑनलाइन वेबसाइट है आप उसका जायज़ा लेते रहे, उसे देखते रहे। कोई भी जानकारी है वो साक्षात्कार के लिए तिथि से संबंधित हो या फिर कोई भी जानकारी है वो आपको विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलती रहेगी, तो आप उसे भी बार बार चेक करते रहे, समय समय पर उसे भी चेक करते रहे। उम्मीद है आप सबको ये भर्ती जो 13,184 पदों के लिए होगी उससे संबंधित सारी जानकारी हासिल हो गई है। ऐसे ही और वीडियो हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल से आप जुड़ जाइए और साथ साथ में आप टेलीग्राम लिंक जो नीचे दिया हुआ है उसे प्रेस कर टेलीग्राम लिंक जो चैनल है उसे भी ज्वाइन कर ले। जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं तो आपको वहाँ से हासिल हो जाए। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।